एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू है स्मॉल यूसेज को रिप्रेजेंट करता है। हाफ 7 नॉट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। सो वो एनर्जी के बाद क्या लिखा है आपने? एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एयर मीडियम के लिए, अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो यहाँ क्या आएगा, सबसाइलेंट आएगा। ठीक है, तो सबसाइलेंट की अगर वैल्यू देगी या फिर तुमको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता देगा। मिक्सिंग ऑफ ड्रॉपलेट, अगर ड्रॉपलेट मिक्स हो रहा है, कभी भी मिक्सिंग होगा तो इस केस में क्या होगा, मास कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन लगा लो और वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम और मास सेम है, तो पहले चार्ज कंजर्वेशन का सोचेंगे। उसका क्या होगा तुम्हारा वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन से रेडियस, वॉल्यूम कंजर्वेशन एक्चुअली होता नहीं है, क्या होता है रेडियस कंजर्वेशन ही होती है, सॉरी मास कंजर्वेशन ही होता है, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट है उसको, तो उसको क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन बोल सकते हैं। इन दोनों को अप्लाई करोगे तो जैसे मान लो इधर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं, हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और पोटेंशियल हर एक के चलते कितना प्रोड्यूस हो रहा है टी, इसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस अगर आर। फाइनली ये कंबाइन करके क्या करेंगे, एक बड़ा सा स्फीयर बनाएंगे, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आ रहा है, और जो यहाँ अब इस स्फीयर के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई डैश होगा और पोटेंशियल कितना होगा बी डैश होगा। तो ई डैश और बी डैश कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, चार्ज कंजर्वेशन। तो जब अगर सबका चार्ज क्यू है, उस पर जो चार्ज होगा कैपिटल क्यू, इट विल बी एन इंटू स्मॉल क्यू। ठीक है, वैसे अगर वॉल्यूम के टर्म में देखोगे तो रेडियस निकाल सकते हो, वॉल्यूम इन सबका वॉल्यूम प्लस करोगे तो इसके बराबर होना चाहिए, तो वहां से रेडियस का रिलेशन आ जाएगा। और अगर रेडियस का रिलेशन आ गया तो चार्ज तो तुम्हें पता चल ही गया, चार्ज पुट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, लेकिन रेडियस आर भी निकालना पड़ेगा। रेडियस आर कितना होगा, एन इंटू 4/3 पाई आर क्यू बराबर किसके होने चाहिए 4/3, जैसे आर कितना होगा एन टू दी पावर 1/3। इसको यूज कर लेंगे, इसको यूज कर लेंगे, ये कैलकुलेट कर मॉड्यूल आए, मॉड्यूल लाए हो तो निकाल लो। मॉड्यूल 4A, ये चैप्टर खत्म हो गया, निकाल लो जो भी मॉड्यूल है, नहीं लाया तो अगल बगल से शेयर कर लो। कौन सा पढ़, हाँ उसका डेरिवेशन कैपेसिटर में जाएंगे कर देंगे, वो फार्मूला भी याद कर लो, उसका डेरिवेशन कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डेराइव करके बता देंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो फार्मूला आया कहाँ से। चलो लाओ मॉड्यूल, क्वेश्चन नंबर 53 करो, पेज नंबर 56। कोई नहीं लाया इधर, अरे बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल लाना है सबको, अब कैसे बोले, फोटो खींच के भेजो, हाँ ग्रुप में फोटो खींच के भेजो, जल्दी करो। उसी दिन बोले थे कि सबको जो क्लास चल रहा होगा, जो भी चैप्टर चल रहा होगा उसका मॉड्यूल कैरी करना है, और फ्राइडे को जो रिवीजन होगा उसका मॉड्यूल कैरी करना है।
कितने केजी का बुक होगा ये? 10 केजी? फिर भी नहीं ला पा रहे। कितना कॉपी लाते हो भर के? 3 कॉपी और एक एनसीईआरटी वो बायो बुक लाना पड़ता है, वो कंपलसरी। हाँ तो उसमें एक और बुक घुसा लो, ऐसा थोड़े कि स्पाइन तुम्हारा खराब हो जाए। भेज दिया फोटो? तुम्हारे पास बुक ही नहीं है, जिसके पास है वो भेजो ना जल्दी, किसी के पास नहीं है। अरे पेज नंबर 57 पे जितने भी क्वेश्चन ये लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। घर पे जो लोग है वो नहीं बहाना बना रहे हैं ना कि सर मेरे पास नहीं है। तुम लोग करो, जो घर पे है वो करो, 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ो एक बार और उसको ट्राई करो। आजकल बहुत आसान आसान सवाल आ रहे हैं नीट में इलेक्ट्रोस्टैट से। हो गया? क्वेश्चन नंबर सब करना है, 49 से लेकर के 53 तक करना है, पहले 53 करो। क्वेश्चन नंबर 53 ऑनलाइन वाला कर रहे हो? हाँ यस सर। सर। हाँ करो 53 करो, 2019 में आया था। टेंथ का सवाल ना गलती से नीट में पूछ दिया था इस बार, मतलब 2019 में टेंथ का सवाल था, वो गलती से कहा पूछ दिया, नीट में पूछ दिया। क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है? कैसा क्वालिटी है कैमरा का तुम्हारे? अरे जो दिख रहा है पहले वो करो ना, थोड़ा थोड़ा तो दिख ही जाएगा यार, चश्मा जूम कर लो अपना। कह रहा है दिख नहीं रहा, हल्का हल्का पढ़ सकते हो ना, 2 पॉइंट चार्ट इस तरीके का। तुम्हें दिख रहा है? खुद खींचो ब्लर करके यार, फोटो खींचने नहीं है। कैसे को बनोगे फोटोग्राफर कॉलेज में? अरे जाओ तो कॉलेज पहले, मम्मी को बोलोगे डीएसएलआर खरीद के दे दो, इवेंट हो रहा है फोटो खींचना है। होगा देखो, 53 क्या कह रहा है कि दो चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ दिया होगा, जो फोर्स है वो एफ लग रहा है, ऐसा है ना। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि दो चार्जेस है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है? एफ। अब अगले प्रोसेस में क्या कर रहा है कि 25% ऑफ द चार्ज ए से ट्रांसफर कहाँ कर दिया? बी पे कर दिया, मतलब इसके पास कितना बचा? 0.75। तो जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करोगे तो चार्ज बढ़ेगा या और घट जाएगा? इसका चार्ज भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज उठा करके नेगेटिव चार्ज पे देखो तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.75। ठीक है, दोनों घट गया तो ये प्लस क्यू है, ये प्लस कितना हो गया और ये माइनस 0.75 हो गया। अब करना क्या है, एफ का जो वैल्यू होगा एफ डैश का, उसमें 3/4 इंटू 3/4 कर दो, एफ तो कितना आ जाएगा? 9f/3। क्या क्या पढ़ाते हैं सवाल के हिसाब से? हाँ सब फॉर्मूला से ही होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अलग बिना फॉर्मूला का होता है? हरा रहा हमको कुछ नया बताए। करो 52 करो, 52 51 सब करो ना, क्वेश्चन एक साथ है मिलिए करो। ऑनलाइन वाले कर रहे हो? कितना हो गया? 52 कर लिया? देखो ये भी कोई क्वेश्चन 52, दो लाइन चार्ज है, लेकिन एक लेमडा और दूसरा माइनस लेमडा है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2r। और मिड पॉइंट पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछ रहा है ना। हाँ मिड पॉइंट पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इसके चलते कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्शन किधर आएगा? इधर।
इसके चलते कैलकुलेट करो तो डायरेक्शन किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो किसी एक के चलते कैलकुलेट करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसके चलते कैलकुलेट करते इस पॉइंट पे, ये डिस्टेंस कितना है, आर है। सो लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक के चलते होगा, इसके चलते खाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कितना आएगा, लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो नेट जो होगा, नेट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। ये जो ई है इसका 2 टाइम्स होगा। क्यों 2 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये रिपेल कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए आंसर जो होगा इट विल बी लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 51 देखो। कौन सा होना चाहिए, 0 as r increases from r less than 0, r increases for r less than r and increases for r greater than r। वन भी हो सकता है, ग्राफ से देख लो। से ऑप्शन 4 होगा। जहां तक तो 0 होता है ना, इसके बाद क्या होता है, घटता है। तो बढ़ने का तो कभी बात ही नहीं होता है यार, इंक्रीज वाला कभी। हाँ, उसके ये 4 में क्या दिया हुआ है, 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन। अगर आर की वैल्यू कम कर रहे हो तो इधर हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अगर आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। डिक्रीजेस आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर। आर लेस देन आर का क्या मतलब है, इनसाइड में, इनसाइड में हर जगह कितना होता है, 0। और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब आउटसाइड, और आउटसाइड में जब जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना कम होगा। क्वेश्चन नंबर 50 करो, ये सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 सबको ही करेगा। तो 2018 में कितना सही था, कौन से कंसेप्ट कर चुके हैं, मोशन ऑफ चार्ज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड जो दिया वो कैसा दिया, फील्ड यूनिफॉर्म। तो जो न्यूटन का तीनों फॉर्मूला लगा सकते हो ना, न्यूटन ने जो फॉर्म v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लो, उससे काम बन जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना 1D का है, जो कनेक्ट किससे कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैट से कनेक्ट कर दिया। क्योंकि 1D में हम फोर्स लगाते थे, एफ का वैल्यू देते, यहाँ फोर्स किस टर्म में दे दिया, क्यू इंटू ई के टर्म में दे दिया। परेशान होने की क्या जरूरत है, फोर्स ये है, एक्सेलेरेशन इससे पता चल जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, बस हो जाएगा। देखो
कर दे। चलो 2-3 मिनट और ले लो। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तुमने डिस्टेंस निकाला ना। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या दे देगा। ऑप्शन 4 में कहते हैं एवरेज। ऑप्शन 2 उल्टा कर, 1 और 3। चलो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ऑनलाइन वाला कोई कर पाया? तो कह रहा है टॉय कार है जो 0 से चल रहा है और 0 से 6 सर पहुंच। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 देखते हैं। 1 सेकेंड टाइम लग रहा है कब, जब फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। जब फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, फोर्स जो लग रहा है इस पे कितना लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। और इसके चलते 1 सेकेंड में 0 से कहाँ चला गया वो। तो जब फील्ड रिवर्स करोगे तो 6 से 0 आने में कितना टाइम लगेगा उसको। जब फील्ड को रिवर्स करोगे तो 6 से 0 आने में 1 सेकेंड लगेगा। फिर हमारी बात समझ में, कोई बॉडी था जिसपे तुम आगे की तरफ धक्का लगा रहे थे और 0 से 6 जितना देर में पहुंचाओगे, अगर उधर से फोर्स लगाना शुरू कर दोगे तो 6 से 0 जाने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा। अब उसके बाद ये 2 सेकंड खत्म हो गया, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज होगा उसके चलते ये फिर मूव करके कहाँ आ जाएगा, मतलब 3rd सेकंड पे जो पार्टिकल होगा 3 सेकंड पे कहाँ पे होगा, इस पॉइंट होगा ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से वापस किया गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। सारी बात समझ। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर ना तुम्हें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख लो एक बार। अगर डिस्टेंस इज 3 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो जो एवरेज स्पीड होगा इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी होना चाहिए। देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कैलकुलेट करने का जरूरत है नहीं, बस लॉजिकली भी तुम इसको ऑप्शन देख करके टिक कर सकते थे, कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस इज 3 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि एक बार ये ऐड होगा डिस्टेंस के लिए, ये 2 बार ऐड होगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन पॉसिबल है, एक ही ऑप्शन है 2। और अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या करोगे, इधर क्या कैलकुलेट कर लो कि डिस्प्लेसमेंट 0 से 6 जाने में अगर कैलकुलेट करोगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकते हो। अब यहाँ से s आ जाएगा, s विल बी सिंपली व्हाट, बी स्क्वायर कितना है 6, तो 36 डिवाइडेड बाई 3 एक्सेलेरेशन a होता। ठीक है, ये तुम्हारा s हो गया 0 से 6 जाने में। अब फिर 6 से 0 जाने में यही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फिर वापस आने में भी यही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये एक केस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें डिवाइड कर दो कितने से, टाइम से, तो ये v एवरेज देगा। ये तुम्हारा क्या दे रहा होगा, v एवरेज वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का एवरेज। और अगर बात करोगे स्पीड के एवरेज का तो इट विल बी सिंपली 3 इंटू एस कर दोगे, 3s डिवाइडेड बाई जो भी टोटल टाइम है, तो 3 टाइम्स आ रहा है इधर से भी, और वही सेम चीज। तो कैलकुलेशन करने का इसमें जरूरत ही नहीं है, वो ऑप्शन इस तरीके के बना करके दिया है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन कुछ नहीं जरूरत है। और तुम अगर ये फील कर लेते कि अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो 6 से 0 जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड ही लगेगा। 1 सेकेंड और दिया गया तो उतना देर में घूम करके फिर कहाँ आ गया होगा, बी पे आ गया होगा। ठीक है, पिक्चर से क्या कह रहा है कि पॉइंट ओ से चलना शुरू किया या पॉइंट ए से चलना शुरू करा, ए पे उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, 1 सेकेंड में वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, क्यों, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है। फोर्स अगर डायरेक्शन में लगेगा वेलोसिटी डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, तो ये इंक्रीज करा ना, यानी ये एक्सेलेरेशन इसके चलते आ रहा होगा ए, इस फोर्स के चलते ए एक्सेलेरेशन आ रहा होगा। अब कह रहा है कि जैसे ही 6 पे पहुंचा ना तो हमने जो फोर्स का डायरेक्शन था वो चेंज कर दिया, यानी अभी ये वेलोसिटी इसका इधर है लेकिन डायरेक्शन तुमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो जब डायरेक्शन उल्टा करोगे तो वेलोसिटी इसका डिक्रीज होगा, और डिक्रीज जब होगा
तो जीरो तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, 1 सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना। तो एक बार ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो ये रिलेशन, आगे वाला यूज करोगे तो ये रिलेशन, तो यहाँ से तुम्हें टाइम का जो इंटरवल मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम सेम, क्योंकि एक्सीलेशन एक बार एक्सीलेट हो रहा है एक बार डी एक्सीलेट हो रहा है। तो 2 सेकंड यहाँ तक पहुंचे तो कितना टाइम खत्म हो गया, 2 सेकंड। इस 2 सेकंड के बाद जो मोशन होगा वो किधर होगा, जब पार्टिकल रेस्ट में चला गया उसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करा, क्योंकि रेस्ट में गया डायरेक्शन चेंज करने के लिए, अब वो मूव कर रहा होगा इधर। तो जब इधर मूव करेगा तो फिर जब इस पॉइंट बी पे पहुंचेगा उसके लिए कितना टाइम खर्च करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। तो यानी तीसरे सेकंड पे पार्टिकल फिर वापस कहाँ आ गया होगा, बी पे। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए बी। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, ओके। अब इसी को टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा स्पीड का एवरेज और ये तुम्हारा वेलोसिटी का एवरेज। ऑप्शन चेक करोगे, ऐसा एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, अब करो 49। ये ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला याद है, इसमें भी दो कंसेप्ट कंबाइन है, द ब्रॉगली वेवलेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कंबाइन करके पूछा 2018 में, सही क्वेश्चन पूछा था। 2018 में एक और पूछा, कौन सा, ये सारी चीजें समझाए थे पहले तुमको, किस तरीके से एनर्जी इंक्रीज कर सकता है, किस तरीके से डिक्रीज कर सकता है, और उसके रेस्पेक्ट में तुमसे क्या पूछ लेगा, वेवलेंथ पूछ सकता है, वही करना। फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा का एच बाई टी, या फिर इसको एनर्जी के टर्म में लिखो तो रूट अंडर 2m। और इस केस में तुम्हें क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें क्या करा दे दिया है, मतलब लेमडा नॉट अगर कैलकुलेट करोगे इट विल बी h डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2m हाफ एम डी स्क्वायर, एम जी नॉट स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते वो एमबी में चेंज हो जाता है। अभी इसका यूज क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि जब अगले बार में कैलकुलेट करोगे ना तो एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, तो लेमडा डैश जो होगा या लेमडा जो होगा वही फॉर्मूला ऐसा ही अल्टीमेटली ये चेंज होकर के एच बाई एम बी में भी एम वी नॉट में ही आ जाएगा, ये चेंज करते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है आप दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, जब एनर्जी देखोगे उसको एक्सेलेरेट कर रहे हो, पहले उसके पास वेलोसिटी वी नॉट था, अब उसके पास वेलोसिटी कितना हो जाएगा v, क्योंकि इसको एक्सेलेरेट करना कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया हुआ है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, हाँ ई दिया हुआ, माइनस ई देने का मतलब है उल्टा एक्सेलेरेट करवाने का है, मतलब देखो ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है किधर है, इधर की तरफ है, अगर माइनस ई करोगे तभी तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा ना इसका। वो बस टेक्निकल टर्म है कि वी आई अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर इसको इसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेट करवाना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, v इक्वल्स टू वी नॉट या फिर v इक्वल्स टू वी नॉट, हाँ ए इंटू टी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और एक्सेलेरेशन कैसे मिलेगा तुमको, एक्सेलेरेशन के लिए e दिया हुआ है
प्लस इंटू टी डिवाइडेड बाई एम इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्म से ये तुम्हारा वेलोसिटी है। अब ये कहाँ ले जाकर पुट कर दो, अगेन जब लेमडा निकालोगे तो एम इंटू ये वेलोसिटी पता चल गया, तो वी नॉट प्लस क्या लिखोगे, ई इंटू टी बाई एम इंटू टी। तो लेमडा नॉट की जगह ये थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमें जो आंसर देना है वो किस टर्म में देना है, लेमडा नॉट के टर्म में देना है, इस टर्म में बताना है। तो इसको अगर रिवर्स कर देते हो, अगर इसको रिवर्स करोगे 1/लेमडा लिखोगे तो कितना हो जाएगा, एम बी नॉट डिवाइडेड बाई एच प्लस ये वाला टर्म को क्या ले सकते हो, इसको रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई एम। ये जो पूरा टर्म है इसके जगह पे क्या रिप्लेस करोगे, 1/लेमडा, फिर वहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब जो आंसर होगा वो किस टर्म में आएगा, लेमडा नॉट के टर्म में आएगा। हाँ सेकंड वाले का जरूरत नहीं था, वो बस एनर्जी समझाने के लिए। हो गया, चलो बाकी सारे सवाल कर लेना, हो जाएंगे क्वेश्चन, खत्म करते हैं। नेक्स्ट लिखो, अलग चैप्टर नए पेज से स्टार्ट कर। लिखना है इसमें, चैप्टर का नाम कैपेसिटेंस है, और जो पहला टॉपिक है कैपेसिटेंस। लिखना कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, capacity of a conductor which measures its ability, which measures its ability to hold charge, measures its ability to hold charge is called capacitance, is called capacitance। और लाइन में साफ साफ किसके लिए लिखा हुआ है, कंडक्टर के लिए, यानी इंसुलेटर के लिए कैपेसिटेंस की बात नहीं करेंगे। जो भी कैपेसिटेंस है वो किसका प्रॉपर्टी होगा, कंडक्टर का, कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, वो कैसे पता करते हैं, कैपेसिटेंस से पता करेंगे, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है, इसको चार्ज करोगे, अगर चार्ज इसको प्रोवाइड कर रहे हो तो इसके चलते क्या इंक्रीज होगा, इसका पोटेंशियल। किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज करते हैं तो इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होगा। मतलब अगर कंडक्टर को चार्ज दोगे तो इसका जो पोटेंशियल होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, या फिर अगर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी भी। और ये जो सी यहाँ पे आता है, दिस सी इज नोन एज व्हाट, कैपेसिटेंस किसका, इस गिवन कंडक्टर का। ये जो क्यू है, क्यू हमने दिया किसको है, कंडक्टर को। ये कंडक्टर है जिसको तुम चार्ज कर रहे हो, चार्ज करोगे तो हर जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होता है। कंडक्टर केस में सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अगर चार्ज इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट इज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर क्यू अगर इसको हटाओगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दिस कांस्टेंट सी इज नोन एज व्हाट, कैपेसिटेंस। तो लिखना इसमें, चार्ज गिवन टू है, charge given to a charge given to a conductor, charge given to a conductor is directly proportional to, charge given to a conductor is directly proportional to
charge given to a conductor is directly proportional to potential of the conductor, potential of the conductor, ठीक है। ये तो पहले ही लिखे होगे तुम लोग कि नहीं लिखे हो? अब उसके बाद ये लिखना, जो लिख लिया वो रहने दो। उसके बाद ये लिखना दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या फिर Q इज इक्वल टू C, वेयर C क्या है? C इज कैपेसिटेंस इसका ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो क्या बताएगा? कैपेसिटी। वेयर ये लिख लो, वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, capacitance of a conductor depends on, capacitance of a conductor depends on capacitance of a conductor depends on number 1 shape and size of the conductor, shape and size of the conductor, shape and size of the conductor, कंडक्टर का शेप कैसा है या फिर साइज कैसा है उस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम, प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। एंड नंबर 3 प्रेजेंस ऑफ another conductor nearby, presence of another conductor nearby, आसपास में दूसरे कंडक्टर अगर होंगे तो वो कंडक्टर भी इसका कैपेसिटेंस क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मतलब ये जो कैपेसिटेंस है किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो साइज क्या है, साइज या शेप कैसा है। जैसे अगर स्फीयर होगा तो उसके लिए कैपेसिटेंस, अगर ऑलवेज स्फीयर होगा या फिर तुम्हारे पास क्यूब हो गया, सबके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। साथ ही साथ साइज, अगर एक छोटा स्फीयर लिए हो एक बड़ा स्फीयर लिए हो, इसके चलते भी क्या होगा? कैपेसिटेंस अलग अलग होगा। दूसरी बात क्या है? मीडियम, जो इसके आसपास में मीडियम होगा ना उसके चलते भी कैपेसिटेंस वेरी करता है। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट, जिसके चलते हम कैपेसिटर बनाते हैं, जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको यूज कर करके हम कैपेसिटर बनाते हैं। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। और ये जो कैपेसिटर है ना इसमें क्या होता है, देखो कभी भी अगर तुम चाहते हो कि सी को इंक्रीज या डिक्रीज करना तो तुम्हारे पास ये ऊपर वाले जो दो फैक्टर है ना इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि साइज ज्यादा तुम इंक्रीज नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मीडियम के साथ क्या वेरी, अगर कोई डिवाइस यूज करना है एयर में तो अब ऐसा थोड़े कि जैसे टेलीविजन चलाना, टेलीविजन यूज होता है, या टेलीविजन छोड़ो, ये जो फैन है, फैन में क्या यूज होता है? कंडेंसर यूज होता है। कंडेंसर को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। और उसका काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना। कैपेसिटर काम क्या होता है? जो भी एसी है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वो डीसी में। एसी को कन्वर्ट करते, आरसी फिल्टर पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? पढ़ाएंगे आरसी फिल्टर इसके आगे। तो आरसी फिल्टर में क्या होता है कि एक कैपेसिटेंस लगा होता है, मतलब वो एसी जो करंट होता है उसको फिल्टर करके किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी में। तो ये एनर्जी स्टोर करता है। अब एनर्जी फैक्टर है ना, ये प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते तुम, क्योंकि अगर कंडक्टर का साइज बढ़ाओगे तो वो पंखे से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कंडक्टर का अगर चाहते हो कि कैपेसिटेंस बढ़ा दे तो वो पंखे से क्या हो जाएगा? उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर मीडियम चेंज करना चाहते हो देखो पानी में डाल दो तो फिर चलेगा ही नहीं। इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? थर्ड फैक्टर। क्या करता है? एक कंडक्टर हमारे पास, उसके सामने दूसरा कंडक्टर, को मतलब अगर ये अकेला रहेगा ना तो इसकी कैपेसिटी कम होगी चार्ज स्टोर करने की। इसके पास में दूसरा कंडक्टर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सी बढ़ रहा है। और जब सी बढ़ता है तो एनर्जी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। और इसी सेटअप को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस।
क्या होता है इसका यूनिट? कूलम्ब पर वोल्ट। हाँ, और इसका यूनिट मतलब जो यूज होता है फराड। क्या यूज करेंगे? फराड। अगर यूनिट की बात करें तो कूलम्ब पर वोल्ट भी थे उतना, ऐसा कुछ नहीं ज्यादा। यूनिट अगर देखोगे कूलम्ब पर वोल्ट, और क्या लिख सकते हो? सी भी लिख लो, नहीं तो सी से तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कैपेसिटेंस। यूनिट कूलम्ब पर वोल्ट या फिर फराड। हाँ, एक डी होता है फराडे से, इसको कंफ्यूज मत कर देना। 1 फराड किसके बराबर होगा? 1 फराड बाई 1 कूलम्ब पर वोल्ट के बराबर होगा। मतलब अगर कोई भी कंडक्टर है जिसको तुम कितने से चार्ज कर रहे हो? यूनिट से चार्ज कर रहे हो, मतलब 1 कूलम्ब अगर चार्ज उसको दे रहे हो, और उसका जो पोटेंशियल है कितने से इंक्रीज हो रहा है? 1 वोल्ट से, तो उसके पास क्या बोला जाएगा? 1 फैराड की कैपेसिटी है। तो लिखना इसके नीचे पॉइंट वाइज ही लिख लो। 1 फराड मीन्स 1 फराड मीन्स 1 फराड मीन्स potential of the conductor potential of the conductor is increases by potential of the conductor is increases by 1 volt 1 volt if 1 coulomb of charge if 1 coulomb of charge is supplied if 1 coulomb of charge is supplied to the conductor 1 फराड जो है ना कि बहुत बड़ा क्वांटिटी है। 1 फराड अचीव करना क्या है? बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसको अचीव करने के लिए अगर तुम्हारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है ना, तो उसका रेडियस होना चाहिए r इक्वल टू 9 इंटू 10⁸ अर्थ का रेडियस कितना होता है? उसके देखो ये कितना है, और अर्थ के रेडियस से ज्यादा या कम है? यानी अर्थ से बड़ा एक स्फेयर लोगे ना, जिसका रेडियस कितना होगा, तो उस स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा कितना होगा? 1 फराड होगा। मतलब जो हम यूज कर रहे हैं वो किस रेंज में होगा? माइक्रो, पीको, नैनो। जब सवाल देखोगे ना जिसमें एक्चुअल यूज हो रहा होगा कैपेसिटेंस का, वो सारे सवाल किस में होते हैं? माइक्रो में, पीको में, या फिर नैनो में होते हैं। इसलिए जब ऐसा नहीं कि वो अलग यूनिट यही रहेगा, लेकिन इसके पहले क्या लग जाएगा? ऐसा 1 माइक्रोफराड। 1 माइक्रोफराड क्यों? क्योंकि हम बड़ा यूज नहीं कर रहे हैं, वन तक तो पहुंचते भी नहीं है, मिली माइक्रो में ही रह जाते हैं, या फिर पीको या नैनो में रहते हैं। तो जो फ्रीक्वेंटली मिलता है वो नैनो, मिली या फिर माइक्रोमेट के टर्म में मिलेगा तुमको। नेक्स्ट लिखेंगे, एक इसका सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होगा? ये एस सा यूनिट है। सीजीएस यूनिट इसका स्टैट फराड, स्टैट फराड। जैसे स्टैट कूलम था वैसे ये स्टेट फराड भी है। रिलेशन क्या होगा 1 फराड और 1 स्टैट का? 1 फराड जो होगा इट विल बी 9 इंटू 10⁻11 स्टैट फराड। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड capacitance of isolated spherical conductor capacitance of isolated spherical conductor capacitance of isolated spherical conductor। मान लो तुम्हारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस दिया हुआ है। हाँ, इसका बोल रहा है कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है, जिसमें से एक मेथड है जिसको बोलते हैं चार्ज मेथड।
कैपेसिटेंस निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, 2-3 मेथड है। सबसे जो काम का मेथड है वो क्या है, चार्ज। इस मेथड में करना क्या होता है कि जो भी बॉडी तुमको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्फीयर। अगर इस ये स्फीयर दिया है ना, इसको हम अपने मन से क्या करते हैं, चार्ज दे देते हैं। चार्ज मेथड नाम ही है, तो क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, चार्ज क्यू इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे ये चार्ज इंट्रोड्यूस करोगे, इसके पास क्या जाएगा, पोटेंशियल। तो इसका पहला काम क्या होगा, स्टेप 1 है इंट्रोड्यूस चार्ज क्यू टू द कंडक्टर। ठीक है, अब ये चार्ज तुमने इंट्रोड्यूस करा, तो उसके चलते क्या आएगा, पोटेंशियल। तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, कैलकुलेट। दिख रहा है ये या नहीं दिख रहा, क्या करके क्या बोल रहे, छोड़ देंगे। हाँ, क्या बोल, हाँ लिखना, कैलकुलेट पोटेंशियल। लिखी लो यार, ऐसे बोल रहे हैं, कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू इंट्रोड्यूस चार्ज। तो दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, पोटेंशियल जो सरफेस पे आया, इस सरफेस पे कितना पोटेंशियल आएगा इस चार्ज पे रखने के चलते, वो पता कर लेंगे। तो वैल्यू कितनी होगी उसकी, v इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सरफेस पे क्या पता करना है, तो सरफेस के लिए वैल्यू कितना होता है। हर स्टेप में क्या होता है, कंपेयर विथ, कंपेयर कर लेंगे q इज इक्वल टू cv से। ठीक है, सो q इक्वल टू cv से कंपेयर करोगे, जो भी c की जगह बैठा होगा दैट विल बी व्हाट, कैपेसिटेंस। तो अगर 1-2 को कंपेयर करोगे तो क्या दिखेगा, therefore for spherical conductor, spherical मतलब isolated spherical conductor, और spherical conductor C is equal to, क्या बचेगा तुम्हारे पास, इसको इधर ले जाओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड कहने का मतलब किसी और से इंटरेक्शन नहीं कर रहा। अगर किसी और से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, अब यही पे सीधे सीधे देख सकते हो, जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे। अगर R इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करोगे तो C घटेगा, और अगर आप एप्सिलॉन नॉट इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो मतलब एप्सिलॉन नॉट मीडियम इंट्रोड्यूस करोगे तो ये एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसके चलते वेरी करेगा। तो ये कब का है, एयर में। एयर में जब रखेंगे तब ऐसा होगा, और अगर किसी अदर मीडियम में रखोगे तो 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट R। और यहाँ पे जो के होता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो पहले वाले चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, साइलेंट आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये किसी मीडियम का है अदर देन एयर और वैक्यूम, ये वैक्यूम। के जो होगा डाइलेक्ट्रिक, या के कांस्टेंट नहीं है, कूलम्ब कांस्टेंट मत मानना। कैपेसिटेंस के केस में कैपिटल के क्या होगा तुम्हारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे स्फीयर को पानी में डाल दो, केरोसिन में डाल दो, या कोई और मीडियम इंट्रोड्यूस कर दो, तो उसके लिए के इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। के का जो वैल्यू होगा इट विल बी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, इसी को पहले एप्सिलॉन आर बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर दैट वाज दैट। एक आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड कंडक्टर है, जिसके चलते हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। बाकी कोई भी, जैसे अगर स्फेरिकल स्फेरिकल बॉडी छोड़ करके अगर रॉड पूछ दिया, इस रॉड का क्या कैलकुलेट करो, ये एक रॉड है, इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, कर पाओगे, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्यों कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि v इसका एब्सोल्यूट v निकाल ही नहीं सकते हैं, बताए थे ना। इसके लिए हम एब्सोल्यूट v
नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वैसे ही तुम्हारे पास प्लेट दिया हुआ है और बोले कि इस प्लेट का कैपेसिटेंस निकाल लो, वो कब निकलेगा? जब तुम्हारे पास ln जीरो का वैल्यू आएगा। ln जीरो या ln इंफिनिटी अगर डिफाइन हो गया, तब इसके लिए भी बता सकते हैं, इसके लिए भी बता सकते हैं। होगा, इसके पास कैपेसिटेंस है, लेकिन हमारे पास दिक्कत है कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ना तो तुमसे रॉड का पूछेगा, ना तो तुमसे प्लेट का पूछेगा। किसका पूछेगा? स्फीयर का पूछेगा। आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस बता दो, क्योंकि वही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अभी भी हमने इसको कैपेसिटर नहीं बनाया। कैपेसिटर होने के लिए कितना कंडक्टर होना चाहिए? 2 कंडक्टर। अभी कैपेसिटर का डिस्कशन पूरा बचा हुआ है। अभी हम किस पे डील कर रहे हैं? अभी डील कर रहे हैं हम कंडक्टर से ही। ठीक है, देख लेंगे अगर कोई सवाल हो तो। जाने दे। अरे तो धीरे हो जाएंगे तो फिर सबसे पीछे हो जाएंगे ना यार। नहीं, जा कैसे भी रहा हो, समझ में आने से मतलब है। वो हम कितना भी तेज पढ़ाए, कितना भी स्लो पढ़ाया, मेन जो चीज है कितना परसेंट समझ में आ रहा है। अगर 60-70% से ज्यादा समझ में आ रहा है तो फिर खुश रहो। हाँ, और जानबूझ के 60-70 पढ़ाते हैं ना, क्योंकि ज्यादा बढ़िया पढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर से नहीं जाएगा, तुम लोग फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान लगाने लगोगे। ज्यादा बढ़िया अगर फिजिक्स मास्टर पढ़ा देगा ना, तो दिक्कत क्या है? बच्चे बायोलॉजी और केमिस्ट्री छोड़ के किधर लग जाएंगे? लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, फिजिक्स को कर्स मिला हुआ है। कर्स मतलब साफ समझते हो ना, कि तुम कितना भी पढ़ लो, एग्जाम में जाओगे तो मार्क्स कम हो जाएगा। तो फिर ज्यादा टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। जिधर से मार्क्स आ रहा है उधर के मास्टर बढ़िया होते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। चलो ठीक है। फीडबैक अगर देना ना तो सबको कम कर दे। नहीं है फीडबैक देने का, तो हम बोलते थे बच्चों जानबूझ कर मेरा फीडबैक बढ़िया मत देना, नहीं तो फिर हम अच्छा पढ़ाने लगेंगे, और अच्छा पढ़ाएंगे तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ज्यादा मेहनत नहीं करना। 100 नंबर 120 नंबर लाओ, 120 नंबर पे तो लोग नाचने लगते हैं। चलो ऑनलाइन वालों मजे करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।